अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम अपने बायोलॉजी के 5090 सिलेबस के चैप्टर नंबर 12 पर आ रहे हैं। और चैप्टर नंबर 12 के जो सिलेबस टाइटल है टॉपिक का, वो टॉपिक का टाइटल मैं आपके सामने मेंशन कर चुका हूँ। उसका नाम है डिजीज एंड इम्यूनिटी। तो आज हम बेसिकली इस चैप्टर के मुताबिक कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो बातें पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस टॉपिक के जो बेसिक हमारे पास कंटेंट है वो क्या क्या है। मैं आपके सामने सिलेबस प्रेजेंट कर रहा हूँ और हम इसमें से कुछ कंटेंट को अपनी आज की लेक्चर की जो है वो डिस्कशन में कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट कंटेंट इस चैप्टर का हमें नजर आ रहा है कि वो एक डिजीज से रिलेटेड जो है वो कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला तो यह है कि हमने डिस्क्राइब करना है कि पैथोजन को एक डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के तौर पर किस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। दूसरा पेज में टॉपिक है कि डिजीज ट्रांसमिटेबल डिजीज और डिस्क्राइब अ ट्रांसमिटेबल डिजीज एज अ डिजीज इन विच द पैथोजन कैन बी पास फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट। इसमें हम ये लर्न करने की कोशिश करेंगे कि एक ऐसी डिजीज जो कि ट्रांसमिटेबल है वो किस तरह से एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक शिफ्ट होती है। और तीसरा इसका पॉइंट है कि हमने अंडरस्टूड करना है कि अ पैथोजन में बी transmitted through a direct contact including through the blood or other body fluid or indirectly including from contaminated surface or food from animal or from the air। ठीक है बेटा, तो ये हमारे तीन आज के टॉपिक हैं जो हमने इस सेशन में हमने कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं डिजीज के हवाले से कि डिस्क्राइब अ पैथोजन इज अ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। तो बुनियादी तौर पर इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए आपने इस पर्टिकुलर जो है वो फैक्टर को जरूर ध्यान में रख लेना है। मैं यहाँ आपके सामने शो कर रहा हूँ कि जो पैथोजन है इससे मुराद क्या होती है या इसकी डेफिनेशन सिंपल क्या है। तो पैथोजन इसको हम शो करते हैं कि पैथोजन को हम डिस्क्राइब करते हैं कि पैथोजन इज एन ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेस एन इन्फेक्शन। यानी कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि किसी भी किस्म के इंफेक्शन की कॉजिंग का सबब बनता है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम नाम देते हैं कि वो एक पैथोजन है। ठीक है बेटा। अब ख्याल रखिएगा कि जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं डिजीज की, इसका बुनियादी जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये एक एनी स्टेज ऑफ डिस्कम्फर्ट है। यानी कि हमारी बॉडी अगर किसी भी स्टेट ऑफ डिस्कम्फर्ट में है या हम किसी भी किस्म की इलनेस में है, इसे नाम दिया जाता है कि ये एक डिजीज वाला जो है वो फैक्टर है। अब ये डिजीज अगर किसी ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है तो हम उस पर्टिकुलर डिजीज को नाम देते हैं इन्फेक्शन, और उस मखसूस ऑर्गेनिज्म को जो कि उस डिजीज की एक बेसिक जो है वो कॉज होती है उसे नाम देते हैं कि वो एक पैथोजन है। ठीक है बेटा। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो इन्फेक्शियस डिजीज है, ये इन्फेक्शियस डिजीजेस हम दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। याद रखिएगा, मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ डिवीजन की, ये डिवीजन कर रहा हूँ मैं एक एक स्पेसिफाइड डिजीज की जिसे नाम देते हैं इन्फेक्शन डिजीज का। यानी कि ऐसी डिजीज जो किसी पैथोजन की वजह से हुई है, इसे हम दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। एक कहलाती है कि ये ट्रांसमिएबल है और दूसरी कैटेगरी कहलाती है कि ये जो है वो नॉन ट्रांसमिएबल है। तो आपने बहुत ही सिंपली वे में इसे अंडरस्टैंड कर लेना है कि जो ट्रांसमिएबल टाइप ऑफ डिजीज होती है, ये जो है वो इस तरह की डिजीज है
So these are the diseases that can be transmit that can be transmitted from an infected person to a healthy person. तो कोई भी डिजीज जिसे हम नाम देंगे कि ये एक ट्रांसमिटेबल डिजीज है, ये डिजीज एक इन्फेक्टेड पर्सन से, यानी कि जिस पे ये डिजीज के सिम्टम्स और साइन नजर आ रहे हैं, उससे वो एक हेल्दी पर्सन तक शिफ्ट हो सकती है। तो ये बुनियादी जो है वो आपको डेफिनेशन याद रखनी है ट्रांसमिटेबल डिजीज की। और जो नॉन ट्रांसमिटेबल डिजीज होती हैं, ये वो डिजीज होती हैं जो कि कैन नॉट बी स्प्रेडेड फ्रॉम infected person to infected person to healthy person। ठीक है, अगर सपोज करते हैं कि मुझे कोई इन्फेक्शन है और मैं अपने घर में अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ और वो इन्फेक्शन मुझसे मेरे बच्चों तक या मुझसे मेरी जो है वो स्पाउस तक नहीं हो रहा, तो वो एक नॉन ट्रांसमिटेबल टाइप ऑफ इन्फेक्शन है। और अगर मैं किसी इन्फेक्शन में हूँ और वो इन्फेक्शन मेरी वजह से मेरी फैमिली में भी हो रहा है, तो फिर मैं कंसीडर किया जाऊंगा कि मेरे पास या मैं जिस इन्फेक्शन में हूँ वो इन्फेक्शन एक ट्रांसमिटेबल टाइप ऑफ इन्फेक्शन है। अब जरा इतनी एग्जाम्पल को आपने जो है वो अंडरस्टैंड कर लेना है। बहुत ही सिंपल सी जो है वो एग्जाम्पल मैं आपके साथ दे रहा हूँ। जैसे कि अभी पिछले जो है वो सालों में हमने देखा कि एक इन्फेक्शन आया था जिसको नाम दिया गया था कोविड का। सही है ना? ये कोविड एक वायरल इन्फेक्शन था और इस इन्फेक्शन की वजह से एक इंसान दूसरे इंसान से दूर होने लग गया था। और उसकी बुनियादी वजह यही थी कि ये इन्फेक्शन ह्यूमन से ह्यूमन तक शिफ्ट हो सकता था। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये ट्रांसमिटेबल टाइप ऑफ इन्फेक्शन है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो एड्स है, ये एड्स भी एक ट्रांसमिटेबल टाइप ऑफ इन्फेक्शन है। अगर किसी भी ह्यूमन बॉडी में एड्स के इन्फेक्शन के साइन एंड सिम्टम्स हैं, तो वो उस ह्यूमन से दूसरे हेल्दी ह्यूमन तक शिफ्ट हो सकते हैं, जिसके मुख्तलिफ जो है वो पैटर्न या मुख्तलिफ जो है हम कह सकते हैं कि वेज हो सकते हैं। नॉन ट्रांसमिटेबल टाइप ऑफ इंफेक्शन आमतौर पर ये वो इंफेक्शन होते हैं जो कि वॉर्म, ठीक है, एक वॉर्म जो है वो, यहाँ पर इसको स्पेसिफाइड नाम दे देता हूँ तो आपको याद रहे इसका, कि जो नॉन ट्रांसमिटेबल टाइप ऑफ इंफेक्शन है इसको हम नाम देते हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखे, वो है जी रिंग वॉर्म का। तो एक रिंग वॉर्म इंफेक्शन है, स्किन इंफेक्शन कहलाता है। और ये आमतौर पर एक जो है वो फंगल इंफेक्शन है जो कि इंसानों की स्किन पर होगा और इससे ये किसी दूसरे इंसान तक शिफ्ट जो है वो नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि नॉन ट्रांसमिटेबल इंफेक्शन वो इंफेक्शन होंगे जो कि एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन तक ट्रांसमिट नहीं होते होंगे, और ट्रांसमिटेबल एक से दूसरे तक ट्रांसमिट होते होंगे। अब जो ट्रांसमिटेबल टाइप ऑफ इंफेक्शन है बेटा, ये भी दो तरह के इंफेक्शन की कैटेगरी में कैटेगराइज हो जाते हैं, यानी कि ये शिफ्ट होते हैं। तो इनको शिफ्ट करने के लिए क्या होगा, इसमें से कुछ जो होते हैं वो डायरेक्ट ट्रांसमिट होते हैं और कुछ जो है वो ट्रांसमिटेबल होते हैं, वो इनडायरेक्ट ट्रांसमिटेबल होते हैं। अब डायरेक्ट किस सेंस में है, इसे आपने सिंप्लीफाइड करना है कि ये थ्रू फिजिकल कांटेक्ट, थ्रू फिजिकल कांटेक्ट। तो कोई भी इंफेक्शन जो फिजिकल कांटेक्ट से हो सकता है, हम नाम देंगे कि ये एक डायरेक्ट ट्रांसमिटेबल टाइप ऑफ इंफेक्शन है। मसलन हाथ मिलाने से हो रहा है,
या मसलन जो है वो सेक्सुअल रिलेशनशिप से हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये एक ऐसी इन्फेक्शन है जो कि ह्यूमन टू ह्यूमन डायरेक्ट या फिजिकल कॉन्टेक्ट से हो रही होगी। इनडायरेक्ट टाइप के जो ट्रांसमिटेबल इन्फेक्शन होते हैं, ये जाते हैं थ्रू मीडियम। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ थ्रू मीडिया, या तो ये किसी न किसी मीडिया के थ्रू होते हैं, मसलन ये वाटर से शिफ्ट होते होंगे फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, या फिर ये सरफेस से ट्रांसमिट होते होंगे फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इसी तरह से ये जो है वो एयर के जरिए ट्रांसमिट हो जाते होंगे फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मसलन अगर मुझे फ्लू है और मैं स्नीज कर रहा हूँ अपने रूम में, तो मेरे फ्लू के स्नीजिंग से मेरी नाक से जो म्यूकस रिलीज होगा, उस म्यूकस में होंगे ये फ्लू के वायरसेस, जो कि अगर रूम में मौजूद जो मेरे दूसरे रूममेट हैं या मेरे जो है वो हाउस में मेरे अपने जो है वो रिलेटिव्स है, फैमिली मेंबर है, अगर वो इनहेल करते हैं तो हवा के जरिए ये म्यूकस के माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स उनके बॉडी में शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट कांटेक्ट इस तरह से हो गया। या मैं एक कमरे में बैठा हूँ और मुझे स्नीज हो रही है या कफ हो रही है और टेबल सामने रखी है, तो टेबल पर मेरे स्नीज या कफ करने से मेरी बॉडी में मौजूद जो पैथोजन है वो टेबल की सरफेस पर जाकर जो है वो ड्रॉप होगा, और मेरे बाद कोई आकर उस टेबल पर हाथ लगाता है तो उससे वो ट्रांसमिट जो है वो हो सकता है। दूसरा फैक्टर ये हो सकता है कि ये वेक्टर के जरिए जा सकता है। अब ये जो वेक्टर ट्रांसमिट करते हैं, ये वेक्टर बुनियादी तौर पर किसी भी इंसेक्शन के एजेंट कहलाते हैं। आमतौर पर ये वेक्टर इंसेक्ट्स होते हैं, और ये इंसेक्ट्स किसी न किसी तरह से इंसानों तक हमारी जो है वो बॉडी में इंफेक्शन को लेकर आने का सबब बन सकते हैं, तो ये कैरियर भी कहलाते हैं। लाइक के मॉस्किटो को हम कहते हैं कि ये एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का वेक्टर है, जिसने प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉजिंग जो पैथोजन है, इसको एक इन्फेक्टेड पर्सन से ब्लड मील के जरिए लेना है, और दूसरे ह्यूमन को वाइल दी जो है वो टेकिंग ब्लड मील, वो उसे शिफ्ट जो है वो कर सकता है। इसी तरह से बेटा हाउस फ्लाइज होती हैं हमारी मक्खियां, ये अपने बॉडी पार्ट्स के साथ लेकर आती है जर्म्स को, और जब ये हमारे फूड मटेरियल पर बैठती हैं तो ये जर्म्स की शिफ्टिंग का सबब जो है वो बन सकती है। तो ये बेसिकली आपने ध्यान में रखना है कि ये जो बुनियादी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है वो ये है जो कि हमने अभी आपके साथ पहले शेयर कर दिए हैं। तो इसके हवाले से कोई भी आपके दिमाग में बात आ रही हो तो उसे जो है वो आप जरूर जो है वो मुझसे शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद में है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैंने ये आपको बता दिया कि पैथोजन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो मैंने डिस्क्राइब किया कि एक ऐसी डिजीज है जो कि पैथोजन पास कर सकता है वन होस्ट टू अनदर होस्ट, यानी कि एक बंदे से दूसरे बंदे तक शिफ्ट जो है हो सकती है। तीसरी बात मैंने आपके सामने ये भी रख दी कि जो ट्रांसमिटेबल टाइप ऑफ इन्फेक्शन होते हैं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है वो अपनी इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करने के लिए पैथोजन को शिफ्ट जो है वो कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि ह्यूमन बॉडी बैरियर टू एंट्री ऑफ पैथोजन लिमिटेड टू स्किन हेयर इन द नोज म्यूकस एंड स्टमक एसिस। इसके हवाले से मैं डिस्क्रिप्शन आपके साथ शेयर जो है वो करता हूँ। अब आपने हमने जहन में रखना है कि हमारे पास यानी कि ह्यूमन बॉडी में अब क्योंकि इन्फेक्शन हमारा काम जो है वो कर रहा होगा, इन्फेक्शन ने आकर अपनी एक्टिविटी शो करनी है, तो मैं यहाँ पर एक इस पर्टिकुलर पॉइंट को एक टाइटल दे रहा हूँ जिसको हम नाम देते हैं यहाँ पर लेवल ऑफ, ठीक है, लेवल ऑफ डिफेंस। तो हम ये डिफेंस के लेवल देखते हैं किस तरह के। अब हमारी बॉडी क्योंकि इन्फेक्शन ले सकती है, तो हमारी बॉडी के पास इन्फेक्शन से बचने के लिए कुछ ना कुछ डिफेंसिव मेजर भी होते हैं। तो वी हैव गॉट बेसिकली लाइन ऑफ डिफेंसेस या लेवल ऑफ डिफेंसेस। इसमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आता है, फिर इसमें हम देखते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को, और फिर हम देखेंगे आखिर में थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को। ठीक है बेटा, अब ख्याल रखिएगा कि पैथोजन हमारी बॉडी में दाखिल हो सकता है और हमारी बॉडी उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म करती होगी, और ये जो एक्टिविटी है ये कहते हैं कि हमारी बॉडी बैरियर है। ठीक है, मैं यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ बैरियर का, और ये जो बैरियर है इसका मतलब आपको पता है कि गली में
रात के वक्त अगर कोई जो है वो अननोन बंदा दाखिल ना हो सके तो हम गली के बाहर जो है वो बैरियर लगा देते हैं, जो कि उस गली को ब्लॉक कर देता है। घर में हमने दरवाजे लगाए हुए हैं, ये बैरियर हैं ताकि घर से बाहर का कोई इंसान घर में दाखिल ना हो सके, ठीक है, चोर ना आ सकते हैं। तो इसलिए हम घरों में बैरियर लगाते हैं। और फिर अगर वो घर में हम रहते नहीं हो अंदर, तो फिर हम उस बैरियर के ऊपर एक और बैरियर लगा देते हैं कि हमने उसमें लॉक लगा देना है। तो ये बैरियर का मतलब कोई भी रोकने वाला, कोई भी ऐसा जो है वो मेथड जिसके जरिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट एंटर इनटू द बॉडी सिस्टम। अब जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हमारी बॉडी का, उसे हम शो करते हैं कि ये हमारी स्किन है, ठीक है। और दूसरा जो है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर हमारी बॉडी में जो इनर इनर लाइनिंग है ऑफ नेजल एपिथेलियम, ठीक है, और ट्रैकेल एपिथेलियम, ये जो है वो हमारी बॉडी के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को मेंशन कर रहे होते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट हमारे पास आती है कि हमारी बॉडी में ट्रैकेल एपिथेलियम, नेजल एपिथेलियम के अलावा ये हमारी बॉडी में टीयर ग्लैंड है, ये भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आता है कि हमारी बॉडी के एलिमेंट्री कैनाल में जो स्टमक CSCL है, ये भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम कर रहा होता है। हमारी स्किन ने मुकम्मल तौर पर हमारी बॉडी को एक रैप करके रखा है, और ये स्किन का रैपर इतना ज्यादा सक्सेसफुली बैरियर का काम करता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्किन के थ्रू डायरेक्ट हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस नहीं हो पाता, क्योंकि स्किन पर मौजूद जो सीबम है, ये सीबम जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को किसी हद तक जो है वो रोक रहा होता है। तो मैं यहाँ पर टर्म इस्तेमाल कर लेता हूँ सीबम का। तो ये सीबम एक स्लाइमी सिक्रीशन है जो कि एक खास ग्लैंड से प्रोड्यूस होती है, जिसको नाम देते हैं सेबेशियस ग्लैंड। तो ये सीबम प्रोड्यूस बाय सेबेशियस ग्लैंड, ठीक है बेटा। इसने अपना काम कर देना है। अब इसी वजह से जब हमें कभी स्किन पर इंजरी होती है, कोई कट लगता है, तो हम फौरी तौर पर उसे जो है वो कवर्ड करते हैं, और वहां पर कोई एंटीसेप्टिक यूज करते हैं ताकि किसी भी किस्म का कोई भी पैथोजन इस ओपन पार्ट ऑफ स्किन से हमारे ब्लड तक अपनी जो है वो एंट्री ना दे सके। अब इसके अलावा हमारे पास दूसरा जो एरिया है वो इनर लाइनिंग है नेजल एपिथेलियम की और ट्रैकेल एपिथेलियम की। ये हम जब सांस लेते हैं तो हवा हमारे नाक से हमारे लंग्स से जा रही होती है। इस दौरान नाक के अंदर का जो हिस्सा है वो म्यूकस सिक्रीट करता है, सही है बेटा। तो ये दोनों पार्ट जो है, ये दोनों के दोनों प्रोड्यूस करते हैं म्यूकस को। ये जो म्यूकस है ये एक सिक्रीशन है जो कि एक खास किस्म के ग्लैंड से प्रोड्यूस होती है। तो दिस म्यूकस इज प्रोड्यूस बाय गॉबलेट सेल। तो आपने ये प्रोडक्टिव सेल का नाम याद रखना है कि जो गॉबलेट सेल्स हैं और सेबेशियस ग्लैंड सेल्स हैं, ये जो है वो सीबम को या फिर म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं। म्यूकस का भी यही काम है बेटा कि हवा जब हम इनहेल कर रहे होंगे तो इस एयर में मौजूद जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, इस एयर में मौजूद जो माइक्रोब्स हैं, वो म्यूकस ने अपने साथ चिपका लेनी है। इस तरह से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंस जाते हैं म्यूकस के इस जो है वो एडहेसिव सब्सटेंस में, और इसके बाद हमारी सीलियरी एक्टिविटी इन्हें जो है वो बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट करने में अपना रोल प्ले कर देती है। इसी तरह से हवा में मौजूद जो माइक्रोब्स हैं जब हमारी आंखों से टकराते हैं तो इन टेयर ग्लैंड ने नॉर्मली तौर पर टेयर प्रोड्यूस करने होते हैं। अब ये जो टेयर सिक्रीशन है, ये अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो फिर ये टेयर हमारी आंखों में नजर आते हैं आंसू की सूरत में। अदरवाइज ऐसा ना हो तो फिर हमारी बॉडी में मौजूद जो ये टेयर ग्लैंड है बहुत मामूली मिकदार में आइज को वॉटरी करने के लिए ये टेयर प्रोड्यूस करते रहते हैं, ताकि माइक्रोब्स जो है वो हमारे आंखों से हमें इन्फेक्ट ना कर सके। अनटिल अनलेस कोई खास किस्म का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जो कि इस प्रोटेक्शन को तोड़ दे, तो फिर वो इन्फेक्शन हमें जो है वो एक साइन की सूरत में नजर आता है।
यहां पर आप ध्यान में रखेंगे आखिर में जो स्टमक एचसीएल है, ये बुनियादी तौर पर हमारी बॉडी में फूड के साथ वो अगर कंटेन करती है, इफ फूड कंटेन्स सम पैथोजन, तो इस फूड के साथ आने वाले जो पैथोजन हैं, ये एलिमेंट्री कैनाल में माउथ के थ्रू आते हैं और फिर हमारे एचसीएल में यानी कि स्टमक में जाकर स्टे करते हैं। इस वक्त स्टमक में मौजूद ये एचसीएल की जो एसिडिटी है, ये एसिडिटी इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किलिंग का सबब बनती है, क्योंकि हमारी बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कंसीडर जो है वो कर लिया जाता है। अब आगे चलते हैं कि अगर हमारी बॉडी किसी भी तरह से इस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस करके आगे निकल जाती है, यानी कि ये पहली लाइन ऑफ डिफेंस हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये इसको क्लियर कर लेते हैं, किसी भी तरह से क्लियर कर लेते हैं, तो फिर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस स्टार्ट होता है। और इधर हम कहते हैं कि यहाँ पर जो मैक्रोफेजेस है, ठीक है, मैंने जब इस्तेमाल की है मैक्रोफेजेस की, आप अपनी सहूलियत के लिए इसे फेगोसाइट्स के तौर पर यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, और अगर आपको फेगोसाइट्स भी याद रखने में मसला हो रहा हो तो फिर आप WBC का नाम याद रख लीजिएगा। ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस देते हैं। ये मुख्तलिफ जगहों पर हमारी बॉडी में आते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ करते हैं ताकि इनसे होने वाली कोई भी हार्मफुल एक्टिविटी बॉडी में डेवलप ना हो सके। अमूमन ये जो मैक्रोफेजेस हैं ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में एल्वोलाई के बाहर भी आ जाते हैं, लेकिन ब्लड स्ट्रीम से बाहर आकर एल्वोलाई को जो है वो प्रोटेक्ट करने का काम कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आप ध्यान में रखेंगे कि जो फेगोसाइटोसिस एक्टिविटी है ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को शो करती है। अब अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा खतरनाक टाइप का है और वो हमारी बॉडी में सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को भी जो है वो कह सकते हैं कि उसने इसको जो है वो ओवरकम कर लिया, तो फिर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आती है। और ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस हमारी बॉडी में, आपने बच्चे याद रखना है कि ये इनसाइड द बॉडी यानी कि हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आने के बाद अपना काम जो है वो करेगी। तो इस थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में हमने ध्यान में रखना है कि जो फंक्शन होंगे यानी कि बॉडी जो अपना रोल प्ले करेगी वो किस तरह से करती है उसे हम देखते हैं। होता यह है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी ब्लड सिस्टम तक किसी ना किसी तरह से पहुंच जाते हैं, और अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्लड सिस्टम तक किसी ना किसी तरह से पहुंच गया है तो फिर उसने ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस वाली एक्टिविटी ये जो है वो परफॉर्म कर देगी। ठीक है, अब जरा इस पर हमें अपनी जो है वो थोड़ी सी आपके सामने एक्सप्लेनेशन जो है वो शो करता हूँ, इसको आपने जो है वो देखना है। तो आपने ध्यान में रखना है कि ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस ये हमारे बॉडी में जो परफॉर्म होगी, ये परफॉर्म होगी इनसाइड बॉडी, इनसाइड बॉडी। अब ये ध्यान में रखेंगे इनसाइड बॉडी है लेकिन आउटसाइड सेल है। ठीक है, और ये दो तरह से परफॉर्म हो सकती है जिसको हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का नाम दे रहे हैं। इस थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में जो फर्स्ट टाइप आती है वो परफॉर्म होगी बाय लिम्फोसाइट्स। ठीक है बच्चे, ये जो लिम्फोसाइट्स हैं इन लिम्फोसाइट्स ने प्रोड्यूस करने हैं एंटी बॉडीज को, और ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे अगेंस्ट एंटीजन। अब ये जो एंटीजन है ये वो माइक्रोब्स हैं जो डिजीज कॉज कर सकते हैं, और इनको मारने के लिए बॉडी जो प्रोटीन बनाती है उनका नाम है एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं लिम्फोसाइट्स के जरिए। अब जब कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस कर गया, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस कर गया, और अब वो हमारे बॉडी के अंदर किसी टिश्यू के स्पेसिस में मौजूद है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में मौजूद है, तो फिर हमारी बॉडी का थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिवेट होता है। और इसकी एक्टिवेशन में एक पहला मेथड तो ये है कि लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होते हैं। ये लिम्फोसाइट्स इन एंटीजन के साथ इंटरएक्ट होंगे, इनको मारने के लिए ये एंटीबॉडीज बनाते हैं, और ये एंटीबॉडीज इन पैथोजन की जो भी हार्मफुल एक्टिविटी है इसे जो है वो खत्म कर देती है। ठीक है,
दूसरा तरीकाकार, दूसरा मेथड जो यहाँ पर है बेटा, वो ये है कि हमारी बॉडी में अगर लिम्फोसाइट्स काम कर रहे हैं तो ठीक है, वरना दूसरा फैक्टर आ जाता है कि ये हमारी बॉडी में ये फेगोसाइट्स काम करते हैं। अब ख्याल रखिएगा, ये मैं बता रहा हूँ ब्लड प्लाज्मा में हो रहा है सारा काम। फेगोसाइट्स वही हैं जो अभी थोड़ी देर पहले हमने सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में देखे थे। यहाँ मैक्रोफेगेजेस जो हैं वो किसी भी पैथोजन के खिलाफ उस वक्त काम कर रहे हैं जब वो ब्लड सिस्टम में नहीं आया, तो वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर वो ब्लड सिस्टम में आ गया है तो फिर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में है। यहाँ पर फेगोसाइट्स जो भी होंगे, इन्होंने इनगल्फ करना है पैथोजन को, और ये पैथोजन को इनगल्फ करके उसके ऊपर अपने एंजाइम रिलीज करते हैं, और ये एंजाइम इनकी डेथ को कॉज जो है वो कर सकते हैं। ये बेटा हमारा कहलाता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, जो कि अपना रोल प्ले कर रहा होगा। तो ये लाइन ऑफ डिफेंस अगर आपके क्लियर हो गए हैं तो मैं आगे आपको थोड़ा सा अपने टॉपिक को जो है वो आगे लेकर चलता हूँ। तो ये मैंने जिक्र कर दिया आपसे कि बॉडी बैरियर है, एंट्री ऑफ पैथोजन को लिमिट करते हैं, मसलन ये स्किन पर है, फिर नेजल हेयर है, म्यूकस है और स्टमक है। नेजल हेयर मैंने वहां पर आपको सामने मेंशन नहीं किया था, हम ये पढ़ चुके थे अपने जो है वो गैसेस एक्सचेंज वाले चैप्टर के अंदर, कि हमारे नेजल कैविटी में मौजूद जो हेयर होते हैं इतने सक्सेसफुली फिल्टर का काम करते हैं कि वो लार्ज डस्ट पार्टिकल्स को रेस्पिरेटरी ट्रैक तक नहीं आने देते, क्योंकि इन डस्ट के साथ पैथोजन भी हो सकते हैं, तो वो हमारे लंग्स को इन्फेक्ट कर सकती है। फिफ्थ पॉइंट है बेटा कि अंडरस्टैंड करें रोल ऑफ द मॉस्किटो एज ए वेक्टर ऑफ द डिजीज। इसको जो है वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो अब हमने जो बात करनी है वो ये बात करनी है कि जो मॉस्किटो का रोल है वो क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो टॉपिक का नाम है वो है जी रोल ऑफ द मॉस्किटो। ठीक है, मैं यहाँ आपके सामने रोल ऑफ द मॉस्किटो मेंशन जो है वो कर रहा हूँ, इसे हमने जो है वो देखना है। तो मॉस्किटोज को हम देखते हैं। अब ख्याल रखिएगा कि ये मॉस्किटो एक मैंने बताया था आपको कि वेक्टर है, और ये वेक्टर है ऑफ मलेरियल पैथोजन का, मलेरियल पैथोजन। अब ध्यान में रखेंगे कि मलेरियल पैथोजन का कोई ना कोई नाम होगा, उसका नाम है प्लाज्मोडियम। नाम याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम। ये एक मलेरियल पैथोजन है, और ये ह्यूमन पॉपुलेशन में मलेरिया की कॉज का सबब जो है वो बन सकता है। अब ये जो मॉस्किटो है बेटा, ये है फीमेल, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, तो ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटोज है, और ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे करती है कि ये जो फीमेल है इसकी, दिस फीमेल नीड्स ब्लड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एग्स। तो ये फीमेल जब अपनी एग्स प्रोडक्टिविटी के काबिल हो जाती है, तो यहाँ पर इसने ह्यूमन ब्लड को रिक्वायर्ड करना होता है, क्योंकि ह्यूमन ब्लड में मौजूद जो हीमोग्लोबिन है वो एक ऐसी प्रोटीन सोर्स है जो कि इसके एग बनाने में इसको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो अब ये फीमेल जब इन्फेक्टेड होती है खुद, यानी कि इसकी अपनी बॉडी में प्लाज्मोडियल स्टेज मौजूद होती है, तो ये इंसानों को काटने आती है, क्योंकि प्लाज्मोडियम इसके माउथ के सलाइवरी ग्लैंड के पास होते हैं, तो ये मौजूद होंगे इसके सलाइवरी ग्लैंड में। ठीक है बेटा, तो सलाइवरी ग्लैंड में क्या मौजूद है आपने याद रखना है, सलाइवरी ग्लैंड में मौजूद है इस पर्टिकुलर जो है वो पैथोजन का एक स्टेज, जिसको हम नाम दे रहे हैं, मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ इसका, इसको हम नाम दे रहे हैं प्लाज्मोडियम। ठीक है, एक प्लाज्मोडियल स्टेज मौजूद है। इस स्टेज का नाम याद रखना जरूरी नहीं है, आपने लिखना है कि वन ऑफ द प्लाज्मोडियल स्टेज प्रेजेंट इन द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। इसका मतलब ये हो गया कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो खुद भी इंफेक्टेड है,
अब जब ये इन्फेक्टेड होती है तो इसके उसको इरिटेशन होती है, इसको खून की जरूरत होती है, तो ये ह्यूमन के ब्लड को सक करती है ताकि वो हीमोग्लोबिन ले सके। अब ये जो ब्लड इंसान का सक करती है, एट द सेम टाइम इसके पास मौजूद जो इसके पियर्सिंग ऑर्गन है, यानी कि निडल जो होती है, वो सक करने के दौरान प्लाज्मोडियम को ह्यूमन बॉडी के अंदर शिफ्ट कर देती है या इंजेक्ट कर देती है। इस तरह से एक हेल्दी ह्यूमन प्लाज्मोडियम को अपनी बॉडी में रिसीव करता है आफ्टर द बाइटिंग ऑफ द फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। अब ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो ने अपना काम कर दिया, पैथोजन यानी कि प्लाज्मोडियम ह्यूमन ब्लड में आ गया। अब स्किन को जो कि बैरियर था, इसको मॉस्किटो ने अपनी निडल के जरिए ब्रेक कर दिया है और उसे डायरेक्ट इंसान के ब्लड सिस्टम में डाल दिया है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस खत्म, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस खत्म, प्लाज्मोडियम आ गया है ब्लड स्ट्रीम में यानी कि ब्लड प्लाज्मा में। अब हमारी बॉडी ने अगर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का काम कर लिया तो फिर हम प्लाज्मोडियम से बच सकते हैं। और ये दो तरीके से हो सकते हैं, या तो डायरेक्टली कोई फेगोसाइट आकर इनके खिलाफ जो है वो अपना काम करे, जो आमतौर पर करते हैं। किस तरह से करते हैं ये आप सबको पता है कि मॉस्किटो काटता है तो इचिंग होती है। ये इचिंग हमारे लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म है, हम खुजाते हैं उस जगह को, और जैसे हम उस जगह को खुजाते हैं तो वहां पर डब्ल्यूबीसी आकर जमा हो जाते हैं यानी कि अक्यूमुलेट हो जाते हैं। डब्ल्यूबीसी के अक्यूमुलेट होने पर एक इन्फ्लामेटरी एक्शन होता है। मैं यहाँ पर टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं, इन्फ्लामेटरी एक्शन। सही है ना? ये जो इन्फ्लामेटरी एक्शन है, इस इन्फ्लामेटरी एक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट काम करना है बेटा। वो ये है कि ये कर देगा स्वेलिंग उस जगह पर जहां पर मॉस्किटो ने काटा था। वो जहां मॉस्किटो ने काटा है तो इतनी जगह स्वेल हो जाती है, थोड़ी सी मोटी हो जाती है। ये स्वेल होने की वजह जहां पर फेगोसाइट्स की एक्यूमुलेशन है। फेगोसाइट्स इस जगह से पैथोजन को जो है वो पकड़ने की कोशिश करते हैं। अगर तो पैथोजन काबू में आ गया तो हमें किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, और अगर पैथोजन काबू नहीं आया तो फिर ये प्लाज्मोडियम ब्लड सिस्टम के जरिए सर्कुलेट करता हुआ हमारे बॉडी के एक लिवर ऑर्गन में पहुंचेगा, वहां पर ये अपनी तबाहकारियां फैलाएगा, फिर रेड ब्लड सेल में आएगा, रेड ब्लड सेल में अपनी तबाहकारियां फैलाएगा। तो ये आपने एक छोटी सी जो है वो इंसेक्टिव स्टेज के हवाले से ये बातें जो है वो जहन में रखनी है। एक वक्त में अगर समझ में ना आ रही हो तो आप थोड़ा सा इसे रिवाइज, रिकॉर्ड जो है वो लेक्चर है, इसे आप जो है वो रिवाइंड कीजिएगा और पीछे से दोबारा से देख लीजिएगा। अब ये मॉस्किटो ने अपना रोल प्ले कर दिया। याद रखिएगा फीमेल काटती हैं, मेल को ब्लड की जरूरत नहीं है इसलिए कि वो अंडे नहीं देता। वो अपना जो गुजारा जो है वो फ्रूट जूसेस पर या प्लांट्स के जो जूसेस होते हैं उन पर कर रहा होता है। ठीक है बच्चे, यहाँ आपने फिर जो है वो थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस का एक पार्ट दिखा देता हूँ ताकि टॉपिक के हवाले से कुछ बात हो सके। तो मैंने आपके सामने बता दिया रोल ऑफ द मॉस्किटो एज ए वेक्टर ऑफ डिजीज किस तरह से अपना प्ले करेगा। नेक्स्ट पार्ट इसमें है कि डिस्क्राइब करें मलेरियल पैथोजन एज एन एग्जांपल ऑफ पैरासाइट एंड एक्सप्लेन हाउ इट इज ट्रांसमिटेड। ये मेरा आज का जो है वो आखिरी जो है वो टॉपिक बनने जा रहा है। तो मैं आपके सामने मलेरियल पैथोजन के हवाले से बात करता हूँ, थोड़ी सी हमने पहले भी बात की थी, अभी फिर इसके हवाले से जो है वो बात कर लेते हैं। तो यहाँ आपने जहन में रखना है बेटा कि जो मलेरियल पैथोजन है इसका नाम है प्लाज्मोडियम। याद रखिएगा इसका नाम है प्लाज्मोडियम। सही है, फैल्सीपैरम। तो ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम वन ऑफ द पैथोजन है। मैं यहाँ पर टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं, वन ऑफ द पैथोजन ऑफ मलेरिया। तो ये मलेरियल फीवर का या मलेरियल इंफेक्शन का एक पैथोजन है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। इसके अलावा और भी होते हैं, वो हमारे सिलेबस में हमने यहाँ पर मेंशन नहीं करने हैं, थोड़ा सा आपका जो है वो काम मुश्किल हो जाएगा। तो आपने प्लाज्मोडियम बस याद रख लेना है। तो 3-4 किस्म के प्लाज्मोडियम हैं जो कि इंसानों में मलेरिया कॉज कर सकते हैं। अब इसका रोल क्या है इसके हवाले से बात करें, जहन में रखेंगे कि ये एक यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक, ये टर्म मैंने कल के लेक्चर में आपसे शेयर की थी, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक। और अब नाम आ रहा है, ये है जी प्रोक्टोटिस्ट। ये आपने याद रखना है बेटा। कल मैंने किंगडम
प्रोक्टोटिस्टा में आपको प्रोक्टोटिस के हवाले से बातें बताई थी, आप वो वाले लेक्चर पर जाकर दोबारा से इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। अब ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोक्टोटिस जो कि प्लाज्मोडियम है, ये बुनियादी तौर पर एक कॉजिंग एजेंट है मलेरिया का इन ह्यूमन बीइंग। करता क्या है, ये मॉस्किटोज के जरिए ह्यूमन बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है। तो ये इसको लेकर आने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो है मॉस्किटो। अब ये मॉस्किटोज बाइट के जरिए इसने जो है वो दे दी एंट्री इन ह्यूमन ब्लड। ठीक है, ये ह्यूमन ब्लड तक आ गया। इंसानों के अलावा दूसरे एनिमल्स को भी मलेरिया होता है, लेकिन हम फोकस करेंगे ह्यूमन पर। ह्यूमन ब्लड में आने के बाद इट, सही है, इट सर्कुलेट्स विद विद ब्लड। अब अगर इसका कोई ना कोई हमारा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस काम कर देती है तो ठीक है, हम आगे इसको इन्फेक्शन के हालत में लेकर जा रहे हैं। और ये इस जर्नी के दौरान रीच लिवर, तो ये लिवर में पहुंचता है इन लिवर सेल्स। ठीक है, इन लिवर इट, यानी कि प्लाज्मोडियम, मैं यहां पर लिख देता हूं प्लाज्मोडियम। ये जो है साहब प्लाज्मोडियम एंटर होते हैं इन लिवर सेल्स। यहां पर कहानी जो है वो अब खराबी की तरफ जाना शुरू हो गई। अगर तो प्लाज्मोडियम ने अपने आप को लिवर सेल तक पहुंचा दिया तो वो सेल के अंदर घुस जाएगा। अब जब वो सेल के अंदर घुस गया ना, तो फिर किसी का बाप भी इसको नहीं बचा सकेगा। ठीक है, यानी कि कोई किसी का बाप भी इसको नहीं मार सकेगा, बचा जा सकेगा। अब लिवर सेल में जाकर इसने अपने आप को मल्टीप्लाई करना है बाय दी माइटोसिस और अपने नंबर बढ़ाएगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि लिवर सेल में इसका जो काम है वो ये है कि लिवर सेल इट, ठीक है, इट मल्टीप्लाई। और ये जो मल्टीप्लाई कर रहा है ये करेगा बाय माइटोसिस। तो बहुत तेजी से इसके पॉपुलेशन का जो नंबर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर इसके बाद ये डिस्ट्रॉय करता है लिवर सेल को। अब जब इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो ये डिस्ट्रॉय करेंगे लिवर सेल्स को। कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं, छोटे छोटे से होल कर देंगे उनकी मेम्ब्रेन पर, जिसकी वजह से पानी भरना शुरू होगा और लिवर सेल फटना शुरू हो जाएगा। जब ये डिस्ट्रॉय करके लिवर सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं तो फिर ये आ जाते हैं कम आउट, लिवर से बाहर आए। नाउ इसके बाद जो है प्लाज्मोडियम, इसके बाद प्लाज्मोडियम एंटर रेड ब्लड सेल। अब ये आरबीसी में आएगा और आरबीसी में आने के बाद फिर ये करेगा कि रेड ब्लड सेल्स आर डिस्ट्रॉयड। अब आप काम देखें इसके, ये प्लाज्मा में नहीं घूम रहा बल्कि ये सेल के अंदर घुस जाता है। अब कोई भी पैथोजन किसी भी सेल में घुस गया ना, तो अब बॉडी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए कि उसको उसको कोप करने के लिए उसे बॉडी के सेल मारने पड़ेंगे। तो ये सेल आरबीसी में जाता है और फिर आरबीसी डिस्ट्रॉय करता है। जब ये आरबीसी डिस्ट्रॉय करेगा ना, तो फिर हमें मलेरिया का जो इन्फेक्शन है वो फील होगा। तो हम कहेंगे मलेरियल जो सिम्टम्स हैं, ठीक है, मलेरियल सिम्टम्स ये हो जाएंगे अपेयर। और जहां मलेरियल सिम्टम्स अपेयर हो गए तो मतलब ये है कि हमें इन्फेक्शन हो चुका है। सही है बेटा, मैंने यहाँ पर लिख दिया मलेरियल सिम्टम्स अपेयर। यहां तक बस बेटा हम रखते हैं आज की क्लास। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।